प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। उधर गुरुग्राम में 24 घंटों में 3 नए मामले सामने आए हैं। जबकि सोनीपत और अंबाला में 2-2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 13 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,640 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.67% है। अनाज मंडी में धान के सीजन की शुरुआत 1509 वैरायटी की आवक के साथ हो चुकी है। धान की गुणवत्ता और नमी के मात्रा के अनुसार 1509 किस्म की धान प्रति क्विंटल 2450 से 1900 रुपए के रेट पर बिक रही है। प्रदेश की मंडी में अच्छे भाव होने की वजह से यूपी और उत्तराखंड के किसान भी अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार हुई बरसात से धान की पैदावार भी अच्छी हुई है। करनाल मंडी में 2,96,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। बीते वर्ष इन दिनों में केवल 1,71,000 क्विंटल की आवक हुई थी। आवक का आंकड़ा बढ़ने से मार्केट फीस में भी अच्छी खासी बढ़त हुई। भवानीखेड़ा में शनिवार को किसानों ने अपनी मुआवजा राशि की मांग को लेकर इकट्ठा होकर निजी गैस कंपनी की पाइपलाइन का विरोध किया। पाइपलाइन का काम बंद करवाया गया। किसानों की मांग है कि उन्हें 2021 के मौजूदा महंगाई के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाए, वरना वो खेतों से गैस की पाइपलाइन को नहीं गुजरने देंगे और अपनी मांगों को लेकर जल्द ही इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उनका कहना है कि वो मुआवजा राशि की मांग को लेकर पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस बीच उनकी गुहार नहीं सुनी गई, जिसका उन्हें उचित मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। हिसार में आपसी रंजिश के चलते एक शख्स को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव शाहपुर में वीरेंद्र कबाड़ी की दुकान में काम करता है, लेकिन 10 सितंबर को गाड़ी में सवार होकर सुनील नामक युवक दुकान पर आया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई में सुनील ने वीरेंद्र की कमर में इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सुनील को पकड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो पिस्तौल दिखाकर फरार हो गया। फिलहाल वीरेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। गन्ने की रेट में बढ़ोतरी करने के लिए किसानों ने चंडीगढ़ में सीएम का शुक्रिया अदा किया। किसानों ने सीएम को गन्ने की गांठ और बाजरे की सीट देकर सम्मानित किया और लड्डू खिलाकर आभार जताया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम ने किसानों के धन्यवाद के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसलों की खरीद एमएसपी पर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि फसल की बुआई से पहले उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे समय से ही शुरू हुआ है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में फसल पककर मंडियों में आ जाती थी, उसके बाद एमएसपी घोषित किया जाता था। गन्ने का जो रेट हमारा सबसे अधिक है उसे बरकरार रखा गया है। वहीं किसान आंदोलन के बहाने उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया गया। करनाल में किसान और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी और प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया। इस दौरान बताया गया कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ न्यायिक की जांच की जाएगी। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। 28 अगस्त को हुई लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी, जिसकी निगरानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे। इसी के साथ ही पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दी जाएगी। मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। किसानों की मांग पर सरकार की हामी के बाद करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश के बीच किसानों का धरना अभी भी जारी है। बारिश की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर भी पानी भर गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने उसी पानी में धरना शुरू कर दिया।
एक तस्वीर सामने आई जिसमें टिकैत अपने साथियों के साथ बैरिकेड्स के आगे पानी में पालथी मारकर बैठे नजर आ रहे हैं। दिल्ली से टिकैत की यह तस्वीर ऐसे वक्त में आई जब हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। बता दें कि भारी बारिश और जलभराव के कारण किसानों के टेंट उखड़ने और लंगर में पानी भरने के कारण राशन और टेंट का काफी नुकसान हुआ है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में रात से हो रही तेज बारिश के कारण शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं झज्जर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। सोनीपत में भी लगातार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत देने का काम किया है, जिससे खेतों में पड़ी फसल को अच्छा फायदा मिलेगा। गुरुग्राम में भी भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना में देर रात से हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते शहर की सड़कों और गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा हो गया, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ा। गोहाना के वार्ड नंबर 12 में रविदास मंदिर वाली गली में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। छत गिरने से परिवार का सारा सामान खराब हो गया। हालांकि परिवार का कोई सदस्य छत के मलबे की चपेट में नहीं आया। आसपास के लोगों के अनुसार मकान में एक विधवा अपने बच्चों के साथ रहती है, जो अपना गुजर बसर पहले ही मुश्किलों से कर रही थी। अब छत गिरने से इन लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। इधर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। रिमझिम बारिश के बीच प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी। लोगों को गृह मंत्री से एक उम्मीद रहती है कि वो उनकी समस्या का निपटारा जरूर करेंगे। का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जेपी दलाल ने 11 करोड़ से बनने वाली 7 सड़कों का शुभारंभ किया। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की 10 फसलें खरीदती है और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर लोगों पर निशाना साधा। किसान के नाम पर राजनीति कर रही हैं। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गन्ने के सबसे ज्यादा दाम दे रही है। पंजाब सरकार ने लंबे समय से गन्ने किसानों के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन चुनाव के चलते एकदम से गन्ने के दाम बढ़ा दिए। रेवाड़ी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को जींद में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विपक्ष के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। चौटाला ने कहा कि इस दौरान विपक्ष के नेताओं से बातचीत करके तीसरे मोर्चे पर चर्चा की जाएगी और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए तीसरे मोर्चे का गठन होगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो तीसरे मोर्चे में राहुल गांधी को कमान देने पर राजी होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा कुनबा मेरी पार्टी। गोहाना के खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की मंजूरी मेडिकल साइंस के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से मिल गई है। कोर्स इस साल शुरू हुआ। कॉलेज को इन कोर्सों के लिए 23 सीटें मिली है। नए कोर्स शुरू होने का उन विभागों को भी फायदा होगा। इसमें बार बार आवेदन मांगने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए एनबीई से मंजूरी मांगी गई थी। जून माह में एनबीई की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया था। इस दौरान हॉस्टल, फैकल्टी, लैब, अस्पताल में ओपीडी, क्लासरूम सहित अन्य जरूरी संसाधनों की जानकारी जुटाई गई थी। एनबीई ने सभी विभागों में कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इन कोर्सों में छात्र दाखिला इसी वर्ष ले सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 12 सितंबर को होने वाली एचसीएस परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिरसा में भी परीक्षा के लिए 32 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर 240 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। सेंटर में व्यवस्थाओं और नकल रहित परीक्षा करवाने को लेकर शनिवार को दोपहर बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनीश यादव ने की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र निरीक्षक के अलावा कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी मोबाइल लेकर सेंटर में नहीं जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस बल भी सेंटरों पर मौजूद रहेगा। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस का शर्मसार चेहरा सामने आया है। रात को पुलिस के सिपाही पीसीआर में शराब का जाम छलकाते हुए नजर आए। दरअसल रात के समय पुलिसकर्मी पीसीआर को पुरानी आईटीआई मेला ग्राउंड के पास खड़ा करके उसमें शराब पार्टी कर रहे थे। तभी उनके शराब और चखने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पीसीआर की फ्रंट सीट पर एक बैग में शराब की बोतल, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नजर आई। मीडिया का कैमरा देखते हुए पीसीआर में तैनात ड्राइवर ने पीसीआर को वहां से निकाल लिया और उसके बाद दूसरा पुलिसकर्मी भी पीसीआर के पीछे भागता हुआ नजर आया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ काबू किया गया है। ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्तौल बरामद की है। आपको ये बता दें कि तीनों आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं, जो पहले पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर काबू किए गए थे। सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ में पिछले दिनों काफी आपराधिक वारदातें हुई हैं। इन्हीं वारदातों के चलते बहादुरगढ़ में सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही पुलिस संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रोहतक में सांपला के रहने वाले देवेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृतक रोहित के दोस्त ही थे। हत्या के पीछे की वजह पैसों को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ताकि हत्या से संबंधित और भी जानकारी जुटाई जा सके, थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात गांधरा गांव के जोड़ में देवेंद्र का शव मिला था, जिसे पत्थरों से बांधकर जोड़ में फेंका गया था। अच्छी बॉडी मसल बनाने के चक्कर में लोग धड़ल्ले से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क लगाकर नकली सप्लीमेंट बेचने का धंधा झज्जर में खूब फल फूल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पालिका बाजार में एक फूड सप्लीमेंट विक्रेता की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और तुरंत दुकान से करीब 3 से 4 लाख रुपए के नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सप्लीमेंट बेचने का खुलासा किया। पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके अलावा आरोपी दुकानदार को भी हिरासत में लेकर मामले की जांच चल रही है। और झज्जर में डालसा की ओर से लोक अदालत आयोजन करवाया गया, जिसमें सचिव अंकिता शर्मा मौजूद रही। बता दें कि एडीजे विपिन कुमार, डीजे सुदेश कुमार की अदालत में कई मामलों का निपटारा किया गया। डीजे सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा हाथों हाथ किया जाता है, उसमें लोगों का समय बचता है और खर्चा बचता है। लोक अदालत में बिजली से संबंधित, फौजदारी संबंधित लेन देन और घरेलू मामलों का निपटारा हाथों हाथ किया जाता है, जिससे लोग काफी खुश नजर आते हैं। अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने अंबाला कैंट बस का स्टैंड का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बस स्टैंड पर बारीकी से जांच की और जांच के बाद जो भी कमियां नजर आई उनको ठीक करने के आदेश भी दिए। वहीं उन्होंने अड्डा इंचार्ज मीडिया के माध्यम से लोगों को रोडवेज की हर जानकारी देने के आदेश दिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी बस सेवा कब शुरू हो रही है और कब किस रूट पर किसी बस सेवा को बंद किया गया है। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने निवास पर 2 दिवसीय गणेश पूजा की और इसी के साथ ही पूजा का आयोजन किया। इस साल की तरह अपने निवास स्थान पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने गणेश जी का विसर्जन किया। विसर्जन करने के पहले गणेश भगवान की आरती की गई। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि विपुल गोयल ने प्रदेश की खुशहाली के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना की। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बेटियां घर की लक्ष्मी मुहिम के तहत अपनी दोनों बेटियों से भगवान गणपति का विसर्जन करवाया।
बेटियों समेत पूरे परिवार ने इको फ्रेंडली तरीके से भगवान गणेश का विसर्जन किया। हर साल की तरह इस बार भी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल के निवास पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सोशल मीडिया पर गणपति बप्पा का एक सुंदर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फरीदाबाद के असरोंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट कर सूटकेस को खोला और पुलिस के मुताबिक सूटकेस में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। टोक्यो में हुई पैरालंपिक गेम्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर आज हरविंदर सिंह कैथल पहुंचे। कैथल में उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूल मालाएं पहनते हुए और पहनाते हुए हरविंदर का सम्मान किया और वहीं हरविंदर सिंह ने बताया कि अपने जिले में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अपने मिलने वाले लोगों में पहुंचने पर मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले इंतजार था कि अपने देश को पहुंचना है, वहीं आज कैथल अपने जिले में लोगों के बीच पहुंचा हूं, काफी अच्छा लग रहा है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा करवाई गई है। नीरज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। नीरज ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने माता पिता को पहली बार फ्लाइट पर बिठाया है। सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। इधर तो शाम के खाना पहाड़ में पुरानी उपायुक्त रिपू दमन और HSII-DC के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने निरीक्षण किया और क्रशर मालिकों के साथ बैठक की। इसी के साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने उनकी समस्याएं सुनी। दरअसल खानक पहाड़ में पहुंचे और पहाड़ की माइंस का दौरा किया और HSII-DC मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मेरे यह मानना है कि क्रशर मालिक और दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। सरकार ने जो ये माइंस HSII-DC को दी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए दी है कि इसे पारदर्शी तरीके से चलाया जाए और इस माइंस को चलते हुए 1 साल हो गया है, यह सही तरीके से चल रही है। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर स्थित मनी एक्सचेंज कार्यालय में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू कर लिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को वारदात के 24 घंटे के अंदर ही राउंड अप कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों पर पहले भी संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी ने तमाम जानकारी देते हुए बताया कि मामले में गांव बनावाली निवासी सुरेंद्र और गांव मुआसली निवासी सुरेंद्र को गांव मताना के पास से काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से लूटी गई करेंसी की बरामदी के लिए उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। कोसली में एक हत्या का मामला सामने आया, जहां गांव के एक प्लॉट में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि ये शव एक 30 वर्षीय युवक का है, जिसके सर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। ये युवक गांव के नंदियाण मोहल्ले का रहने वाला था, रेडीमेड का काम करता था। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क में एक बहू की अपनी सास के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से एक बहू अपनी सास के साथ मारपीट कर रही है। ये मारपीट बहू ने खुलेआम की है जब घर पर कई लोग मौजूद थे। हद तो तब हो गई जब घर में झगड़ा देख पड़ोसी इस पूरे वारदात को सुलझाने के लिए घर पहुंचे और उन पड़ोसियों के साथ भी इस महिला ने मारपीट की, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को बुलाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में एक महिला की गला घोटकर हत्या कर उसका शव खेतों में फेंक दिया गया। बता दें कि महिला का शव यमुनानगर के थाना छप्पल के भंबोली के पास खेत में मिला है। किसी राहगीर ने जब महिला का शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में बाल भिक्षुक मुक्त योजना की शुरुआत हो गई है। ऐसा करने वाले फरीदाबाद देश का पहला जिला होगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्यों और वकीलों की टीम इस योजना को सफल बनाएगी। फरीदाबाद में इस योजना को शुरू करने का मकसद शहर को भिक्षुक मुक्त बनाना है। मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि इन परिस्थितियों में जिला के सभी एसडीपीओजी के प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिए गए हैं और वो इस तरह के बच्चे के पुनर्स्थापन काम में सहयोग दें। सिरसा की पुरानी कचहरी रोड पर बनने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, पार्क और वाहनों की पार्किंग स्थल बनाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग को जल्द से जल्द भूमि स्थानांतरण करने के लिए कहा गया है।